हेलो नमस्कार। प्रकाश जी के ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। मैं सुदेश कुमार आपका इस खास शो में आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारे परिवार से जुड़े। हमें बेहद अच्छा लग रहा है। हाँ, हमारा परिवार छोटा है लेकिन उम्मीदों से बहुत कुछ बड़ा है और बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। मैं रोज़ 8 बजे प्रकाश जी के ग्रुप में रोज़ 8 बजे शाम को कुछ ना कुछ लेकर के आता हूँ, चाहे हिंदी व्याकरण हो या फिर मनोविज्ञान हो। लेकिन आज मैं मनोविज्ञान का ही एक टॉपिक लेकर के आया हूँ, जैसा कि आप थंबनेल में जान चुके हैं और थंबनेल के द्वारा ही आप क्लिक करके इस वीडियो तक पहुँचे हैं। तो आज आपके सामने अलग अंदाज से मैं विश्लेषण करने आया हूँ बाल मनोविज्ञान को, कि वो कैसा दिखता है, उसका कर्म क्या होता है और उसकी क्रिया क्या होती है और उसका विश्लेषण किस प्रकार से किया जा सकता है। मैं मानता हूँ कि बोर्ड पर आप अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन अगर शिक्षण विधियों में अगर मैं बात करूँ तो 1-to-1 टॉक होना भी एक शिक्षण विधि है और शिक्षण विधि के माध्यम से लोग काफ़ी लाभान्वित होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ बातों को डिकोड करते हैं। डिकोड से मुझे याद आया कि जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि मैं डिकोड करना चाहूँगा, तो आज का जो मुद्दा है उस पर मैं नज़र डालना चाहूँगा और डिकोड करना चाहूँगा। आज का जो मुद्दा है मनोविज्ञान में बाल मनोविज्ञान यानी कि अलाभान्वित बच्चों की बात कर रहा हूँ। यानी कि आज जो मुद्दा है वो ऐसे बच्चों का मुद्दा है जो अलाभान्वित है, यानी कि अलाभान्वित जिनको पूरी तरह से लाभ नहीं मिला है। उपसर्ग का अर्थ ही होता है नहीं, और यह आप भली भांति जानते हैं और अच्छे से इसको समझते हैं। इसमें अलाभान्वित में अगर मैं बात करना चाहूँ तो आज 3 मुद्दों पर बात करूँगा, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक। यानी कि इन तीनों टॉपिक पर, इन तीनों मुद्दों पर कैसे बच्चे पिछड़ जाते हैं और कैसे उन बच्चों की ग्रोथ रेट नहीं हो पाती है, या यूँ कहें कि रेटिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती है। सबसे पहले बात करना चाहूँगा सामाजिक का मतलब ही होता है समाज की इकाई। समाज के बीच में रह करके ऐसी इकाइयों पर काम करना, जो इकाइयाँ हमारे इर्द गिर्द होती है, हम उनको भली भांति समझते हैं और हम उनको भली भांति जानते हैं। समाज की इकाइयों के बारे में जब हम बात करते हैं तो समाज की इकाइयों के बारे में हमें जानना बेहद आवश्यक होता है। यानी कि इस समाज के भीतर रह करके हम समाज के ऐसे कार्य सीखते हैं और ऐसे कार्य करते हैं जो समाज के इर्द गिर्द हमें काफ़ी लाभान्वित करते हैं। जब सामाजिक हितों की बात आती है तो सामाजिक हित कभी कभी कई बच्चों के नहीं होते हैं। जैसा कि मान लीजिए अगर कोई बच्चा है और उसके माता पिता पिछड़े हुए वर्ग से हैं, या यूँ कह सकते हैं कि वो काफ़ी पिछले तबके से हैं, तो उन बच्चों के ग्रोथ रेट होने में काफ़ी वक्त लगता है। यानी कि वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे, यानी कि वो अपने आप में स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। और जब स्वतंत्र नहीं होते हैं तब उनकी सोच संकुचित हो जाती है और वो बच्चे कभी भी ग्रोथ नहीं करते हैं। ऐसे में उन बच्चों का कोई कसूर नहीं होता, उन बच्चों का कोई दोष नहीं होता। वो बच्चे खाली अपने आप में महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि उन बच्चों का आखिर कसूर क्या है, वो बच्चे आखिर करते क्या हैं। यानी कि किसी परिवार में जन्म लेना यह सिर्फ विधाता या फिर प्रकृति तय करती है, न कि वो बच्चे स्वयं तय करते हैं। यानी कि जब बच्चे गर्भावस्था में होते हैं तब बच्चे को ये पता नहीं होता कि वो कहाँ जन्म ले रहा है, किस घर में जन्म ले रहा है, और जिस घर में जन्म ले रहा है क्या वो इस समाज में एक बराबर कहलाने के लायक हकदार है या नहीं है। ये तो हमारे समाज की बातें हैं, जो हम समाज में एक दूसरे व्यक्ति से काफ़ी दूर होते जा रहे हैं। लेकिन प्रकृति ने इसका बहुत अच्छा जवाब दिया है। जो आजकल जो कोरोना चल रहा है, ये व्यक्ति को समझने और समझाने के लिए बेहद आवश्यक है कि प्रकृति ने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं मानव प्रकृति के अंदर खिलवाड़ करता है। अब हम दूसरे विचारों पर अगर हम नज़र डालें तो जिस बच्चे को पता ही नहीं होता कि वो किस घर में जन्म ले रहा है, कौन से समाज में जन्म ले रहा है, जिस घर में या जिस समाज में जन्म ले रहा है
क्या वो समाज और क्या वो घर उसको सही दिशा दे पाएगा, क्या वो समाज में उनका बराबरी का हिस्सेदार होगा, यह सब पता नहीं होता है। लेकिन उस बच्चे के साथ ऐसी संवेगात्मक इकाइयाँ शुरू से ही होने लग जाती है, यानी कि उनको ऐसा लगने लग जाता है कि अगर हमारे माता पिता को कोई इस तरीके से गाली गलौज करता है, ऊपर वाला तबका अगर उसको दबाने की कोशिश करता है, तो हम किस घर के हैं, हम भी उसी घर से जुड़े हुए हैं और उनका विकास कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो जाता है, या यूं कहूं कि उनका विकास कहीं ना कहीं रुक जाता है। क्योंकि जब बच्चे अपने माता पिता की ऐसी स्थितियां देते हैं तो वो उन स्थितियों को अच्छी तरह से भांप लेते हैं और उनके दिमाग में ये हो जाता है कि हम अब कुछ नहीं कर सकते। यानी कि जब हमारे माता पिता को ही इस तरीके से सरेआम इस तरीके से बेइज्जत किया जाता है, सरेआम से इस प्रकार से उन पर दबाव डाला जाता है काम को लेकर के, उनके विचारों को लेकर के, यानी कि उनकी समाज में कोई अहमियत नहीं होती, उन बच्चों के दिमाग में ये थॉट प्रोसेस चल जाती है कि वो भी उसी घर से जुड़े हुए हैं और उनको कुछ भी करने की यानी कि ज़रूरत नहीं है, उनका भी यही हाल होगा जो उनके माता पिता का हो रहा है। ये सामाजिक इकाई पर बात कर रहा हूँ मैं, समाज के हितों में रह करके जो समाज में रह रहे हैं, समाज का एक अंग रह करके भी, समाज का एक अंग बन करके भी वो इससे दूर होते जाते हैं और उन बच्चों का कोई कसूर नहीं होता, लेकिन फिर भी अपने माता पिता पर हो रहे अत्याचार और उनके बीच में जो भेद हो रहे हैं समाज के बीच में, उनका थॉट प्रोसेस उनके दिमाग पर हैवी हो जाता है और वो बच्चों का विकास नहीं हो पाता। यानी कि जो बच्चा ऊंचे कुल में जन्मा हो, जो बच्चा सामान्य स्थिति में पैदा हुआ हो, जो बच्चा अच्छे परिवार में जन्म हुआ हो, जिस बच्चे का अच्छे घर में जन्म हुआ हो, उसको विरासत से ही खुशियाँ मिलती है, उसको विरासत से ही सामाजिक लाभ मिलता है। लेकिन ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जिन बच्चों को सामाजिक लाभ नहीं मिलता है। वो समाज के बीच में जरूर रहते हैं, लेकिन जब सामाजिक लाभ नहीं मिलता है, समाज का लाभ नहीं मिलता है, तो उन बच्चों का विकास बहुत कम होता है और वो जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक यही सोचते हैं कि न तो हम कुछ कर पाए क्योंकि हमारे माँ बाप भी नहीं कर पाए और न आने वाले हमारे बच्चे भी कुछ कर पाएंगे। उनकी थॉट प्रोसेस वही हो जाती है और उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वही बातें बैठ जाती है, क्योंकि वो बातें सिर्फ और सिर्फ उनको विरासत में मिलती है, उनकी थॉट प्रोसेस में मिलती है। इसलिए संविधान ने यह उन्हें विशेष दर्जा दिया है, विशेष संविधान ने उनको कानून दिए हैं, उनके कानून वो रखवाले बनते हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो भी पिएगा ताकतवर बन जाएगा, क्योंकि उनके साथ भी ऐसा ही हुआ, उनके साथ भी समाज की कई इकाइयों में ऐसा सोचने को मजबूर हुए और ऐसा दिखने को वो मजबूर हुए। तब उनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा था, शिक्षा उनके साथ थी, माता पिता का शिक्षा और माता पिता का सहयोग बहुत था, जिसकी वजह से वो इतने बड़े इंसान बने। तभी उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी कि शिक्षा वो दूध है जो भी पिएगा शेरनी का पुत्र कहलाएगा, यानी कि वो शेर जैसा पुत्र बन जाएगा। तो ये समाज की जो इकाइयाँ हैं उन पर मैं बात करना चाहूँगा। जिनके माता पिता पूर्ण रूप से पढ़े लिखे नहीं होते, उनको बहुत सारी समस्याएं होती है, बहुत सारी समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता है। जिन बच्चों के माता पिता पढ़े हुए नहीं होते हैं, उनकी समाज के अंदर एक अलग सोच होती है। इर्द गिर्द रहने वाले मोहल्ले के लोग भी उनके बारे में यही सोचते हैं कि वो किसी लायक नहीं है, किसी काम के नहीं हैं, वो किसी काम को सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। हम ये कहते हैं हमारी ये आवश्यकताएं हैं, हमारी आवश्यकताएं जब पूर्ति करते हैं हम, तभी हमें लगने लग जाता है कि हम निरंतर इसी ओर प्रयास कर रहे हैं, इसी ओर कार्य कर रहे हैं। बहरहाल दूसरे टॉपिक पर मैं आता हूँ, सांस्कृतिक के अंदर ये होता है वो बच्चे जिनका सांस्कृतिक विरासत में अच्छी होती है। जैसे बॉलीवुड स्टार का बेटा बॉलीवुड बनेगा, इसको इस भाषा से डिकोड करना चाहूँगा क्योंकि उसको बॉलीवुड के अंदर एंट्री आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि वो उस चीज़ को अच्छे से देख पा रहा है, अच्छे से जुड़ पा रहा है, अच्छे से सुन पा रहा है। लेकिन वह बच्चे जो ग्रामीण एरियो से उठे हुए हैं, जिनको इस सांस्कृतिक विरासत का कोई पता ही नहीं, उन बच्चों के अंदर यह समस्या होगी कि वो अपनी सांस्कृतिक सभ्यता को बनाने में या तो काफ़ी मेहनत करेंगे या वहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी
परजोर मेहनत करेंगे और काफ़ी हद तक वो कामयाब होंगे इसमें। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जब भी सांस्कृतिक की बात आती है, यानी कि ऐसे तबके को देखा जाता है जो ढोल नगाड़ों या बीन के साथ उनका एक रिश्ता होता है, यानी कि सांस्कृतिक विरासत भी उनको मिली हुई होती है, वो सिर्फ वहीं तक रहते हैं कि उनके माता पिता जो काम कर रहे थे उनको भी इसी काम में जाना है, यानी कि वो सिर्फ ढोल और बीन तक ही रहते हैं। हालांकि वो उनमें टैलेंट काफ़ी होता है, हुनर काफ़ी होता है, फिर भी वो बच्चे उभर करके सामने नहीं आते, क्योंकि उन बच्चों की थॉट प्रोसेस में यही होता है कि उनके अगर माता पिता ये काम कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि वह भी यही काम करेंगे, वह भी यही काम ही करने लायक बने हैं। और समाज में उनको कोई भी, यानी कि ना तो कोई थॉट प्रोसेस उनको होगी और ना ही कोई उनकी वैल्यू होगी, यानी कि सिर्फ वो बीन ही बजाएंगे। और यकीन मानिए आपने ऐसे कई बच्चों को देखा होगा, निचले तबकों की बात कर रहा हूँ मैं, उन बच्चों को आपने ज़रूर देखा होगा, यानी कि वाद्य यंत्र में वो इतने निपुण होते हैं कि हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो स्टैंडर्ड होता है वो स्टैंडर्ड काफ़ी लो होता है, क्योंकि उनकी सोच लो हो गई है, क्योंकि वो कभी हाई नहीं होते हैं। जैसा कि सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया से कई कलाकारों ने निचले तबके से लेकर के ऊपर तबके तक आए हैं। जैसा कि फ़िलहाल अगर सोशल मीडिया पर चल रहे एक व्यक्ति की बात करना चाहूँ तो झोपड़पट्टी में रह रहा एक व्यक्ति ऋतिक रोशन का हूहू डांस करता है, नृत्य करता है, और वो आदमी सोशल मीडिया की वजह से आज चर्चा में बन चुका है। अगर सोशल मीडिया नहीं होती तो यकीन मानिए वो कलाकार अपनी विरासत में ही दब कर के मर जाता, या यूँ कहूँ कि उसकी मृत्यु हो जाती। कभी भी उसके टैलेंट को हम देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, और ना ये दुनिया जान पाती। तो वह बात होती है सांस्कृतिक विरासत, यानी कि सांस्कृतिक जब भी किसी को विरासत में मिलती है तो उसको बहुत ही आसानी होती है अपनी परिभाषा को डिकोड करने में और अपनी कामयाबी को निपुण करने में। तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूँ तो आता है आर्थिक विकास में क्यों ऐसा है कि बच्चे आर्थिक विकास की वजह से निपुण नहीं हो पाते। जिन माँ बाप की, जिन माता पिता की, जिन पेरेंट्स की आर्थिक स्थिति बहुत कंडीशन लो होती है और वो कुछ भी नहीं कर पाते, उनकी स्थितियाँ इतनी नॉर्मल होती है, वो बच्चे जब घर में जन्म लेते हैं उस घर में, तब उन बच्चों की ये थॉट प्रोसेस हो जाती है और वो दिमाग में उनके एक बात घर कर जाती है कि हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे, यानी कि वो दिहाड़ी मजदूरी के अलावा कभी कुछ बड़ा सोच ही नहीं सकते। यानी कि शिक्षा तो एक ऐसा दूध है जो भी पिएगा वो शेर बन जाएगा, लेकिन उस थॉट प्रोसेस का क्या किया जाए या इस समाज का क्या किया जाए, जिस समाज के अंदर जो बच्चे जन्म लेते हैं, आर्थिक स्थिति से जो माता पिता पिछड़े हुए होते हैं, उन बच्चों की थॉट प्रोसेस आप ज़रूर देखिएगा वहीं तक होगी। यानी कि उसमें टैलेंट की कोई कमी नहीं होगी, उनमें विचारों की कोई कमी नहीं होगी, परंतु फिर भी वो बच्चे वहीं रहना पसंद करेंगे, वहीं रहना वो अपने आप को मान लेते हैं कि अब यहीं पर रहेंगे। ये मान लीजिए, आप एक बात आसानी से मान लीजिए कि जब बच्चे की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है या माता पिता की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है तो यकीन मानिए कि वो अपने आप को बहुत उस स्थितियों से जोड़ लेता है और उसकी आवश्यकताएं भी सीमित हो जाती है। यानी जिस बच्चे की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, जिस बच्चे के माता पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, वो अच्छे अच्छे पेय पदार्थ पीना चाहेगा और वो अच्छे अच्छे फ्रूट खाना पसंद करेगा। लेकिन जिस बच्चे के माता पिता की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगी, वो केवल और केवल एक चॉकलेट से काम चलाना चाहेगा, क्योंकि उसके दिमाग में ये बात होती है कि आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है उनके पेरेंट्स की, उनके माता पिता की। इस वजह से वो निकल करके सामने नहीं आएगा पूर्ण रूप से और अपनी, यूँ कह सकते हैं कि वो इच्छाओं का दोहन करेगा। यानी कि आज मैं बात कर चुका हूँ सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक में आपने क्या सीखा, यानी कि उस बच्चे का कोई कसूर नहीं होता जो बच्चा उस घर में जन्म लेता है, जो बच्चा उस घर में पैदा होता है, यानी कि उसको पूर्ण रूप से कोई भी पता नहीं होता कि वो किस ओर जाएगा, किस घर में जन्म ले रहा है, कहाँ जन्म ले रहा है, उसकी सांस्कृतिक विरासत कैसी होगी, उसकी आर्थिक विरासत कैसी होगी और उसकी सामाजिक विरासत कैसी होगी। यानी कि ये सिर्फ प्रकृति का खेल है। दूसरे शब्दों में अगर इसको डिकोड करना चाहूँ तो ये सिर्फ विधाता का खेल है। विधाता चाहता है वैसा ही होता है। गर्भावस्था से लेकर के, यानी कि कई अवस्थाएं होती है, शैशवावस्था भी कह सकते हैं, और धीरे धीरे युवावस्था तक आते आते उसकी सोच इतनी कमज़ोर हो जाती है कि वो समाज के बाकी हिस्सों तक अपनी पहुँच को नहीं
हायर कर सकता, या यूँ कह सकता हूँ कि नहीं पहुँचा सकता। वो अपने समाज के भीतर दायरे में रहता है, अपनी सोच को डिकोड कर लेता है, अपनी सोच को सीमित कर लेता है, और इसीलिए वो अपनी सोच को डिकोड कर करके, अपनी सोच को सीमित कर करके, अपने आसपास होने बदलावों को लेकर के वो अपनी प्रक्रिया को क्रिया में जोड़ देता है, और उसकी क्रिया और प्रक्रिया दोनों एक तरह से योग कर लेते हैं, और योग इस तरीके से करते हैं कि वो अपने आप का किसी प्रकार से बदलाव नहीं कर रहे थे। जब मैं स्टूडियो में आ रहा था, जब मैं घर से चला और जब मैं स्टूडियो की दीवारों में जब अपने फेस को देख रहा था और जब मैं रेडी हो रहा था, तब मैंने सोचा कि अगर कोई टैलेंटेड व्यक्ति जिसके पास टैलेंट है, क्या वो व्यक्ति अगर जिसके पास टैलेंट है और वो कभी इस स्टूडियो के सामने, कैमरा के सामने अगर उसका सामना हो जाए तो वो कैसे बिहेवियर करेगा। मैंने सोचा एक पल के लिए और मैंने पाया कि वाकई में ये बहुत ख़तरनाक स्थिति है। जब हम ऐसी स्थिति को भांपेंगे तब हमें लगेगा। जब मैं ये बात सोच रहा था तब मुझे एक बात और याद आई कि ऐसे बच्चे टैलेंटेड होते हैं, लेकिन आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत में मिली हुई होती है जो उन्हें, उसकी वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं, या यूँ कहें कि वो संभव को असंभव का नाम आसानी से दे सकते हैं, यानी कि उनका कोई काम आसानी से नहीं होता है। इसलिए मैं अपनी भाषा में डिकोड करते हुए आपको कहना चाहूँगा कि एक दिन छोड़ करके एक दिन मैं ये शो लाता हूँ, और इसलिए मैंने आज आपको अपनी बातों से विश्लेषण करने का सोचा कि मैं विश्लेषण करूं। लेकिन अगर आपको इस विश्लेषण में कोई त्रुटि लग रही है, कोई कमी लग रही है, या आपको समझने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, काफ़ी समस्या हो रही है, तो मुझे कमेंट में बताएं। मैं एक बार फिर से बोर्ड पर आऊँगा। अगर आप इस वीडियो में नए जुड़े हैं तो आप इसका भाग 1 देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पर जा कर के आप भाग 1 देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने बोर्ड पर इसकी सारी अवस्थाएं, गुण और शिक्षा विधियों के बारे में बात की है, और इतिहास के बारे में भी बात की है। अगर आपको जिस तरीके से पसंद आता है उस तरीके से मैं लाने की कोशिश करूँगा, यानी कि मैं विश्लेषण करूँगा जब मनोविज्ञान का, तब विश्लेषण 1 to 1 होकर के करूँगा, और जब विश्लेषण में अगर मुझे लगा कि बोर्ड पर समझाने योग्य बातें हैं तो मैं आपको बोर्ड तक समझाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करते हैं आप सब घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और इस महामारी से बचे हुए होंगे। यानी कि आप अगर हमारा सहयोग करना चाहें तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हमारी सोच आपकी सफलता में बिल्कुल एक मित्र की तरह सहयोग करे। मैं सुदेश कुमार आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।